हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में एक नंबर आता है। इफ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस यू विल गेट अ मैट्रिक्स, बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ वेक्टर्स। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है दैट यू विल गेट अ वेक्टर। क्यों? हमारे पास जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो इसको करने के दो तरीके होते हैं और उन तरीकों को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। एक तरीका को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा हमारे पास में होता है वेक्टर प्रोडक्ट। फर्क क्या है दोनों? अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो एक स्केलर है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इसी तरह दो वेक्टर्स को अगर प्रोडक्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट होता है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और ए और बी, और उनके बीच का एंगल है थीटा। अब अगर आपको उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से, ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए डॉट लगाते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट के लिए, तो स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हुआ हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमेशा एक रियल नंबर आएगा, जैसे कि मैंने कहा प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर आएगा तो रियल नंबर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको मानते हैं अगर दो एंगल्स के बीच का जो एंगल है वो जीरो हो जाए, मतलब थीटा इज जीरो। अगर एंगल जीरो हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास में। तो यहां से क्या आएगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है। दूसरे केस में अगर थीटा की वैल्यू π/2 हो जाए, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के दोनों, तो उस केस में cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos π/2 की वैल्यू होती है 0। तो उस केस में पूरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है होता है 0 डिग्री, है ना। तो यहां से हमें पता चलता है ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। उसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स, इसको यहां पर लिख देता हूं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, इसको हम आगे भी यूज करेंगे। एक और इसके बारे में प्रॉपर्टी आती है कि अगर उनके बीच का एंगल हो जाए पाई या फिर 180 डिग्री, तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहां से मेरे पास में जो प्रोडक्ट आएगा a डॉट b, वो आएगा माइनस ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा, ये बात है। अब इन प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कहां करने वाले हैं?
मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया OX, OY, OZ तीन एक्सिस बना दिए। हम जानते हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं उनकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, OX की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से, OY की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं J कैप, और ऐसे ही Z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K कैप से। ठीक है, अब एक्सिस के बीच का एंगल हमें पता है 90 डिग्री होता है, तो इसमें फर्क क्या पड़ने वाला है मैं बताता हूं। अब यहां पर देखिए ध्यान से, अगर मुझे I के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना हो उसका उसी एंगल के साथ, तो उसका और उसके बीच दोनों सेम ही है, तो बीच का एंगल कितना होगा थीटा, वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कितना आएगा 1। अब यहां से मेरे पास में आएगा, अब क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो जब आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि I का 1 आ जाएगा, फिर दूसरा वेक्टर भी I है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर से 1 आ गया, और cos थीटा एंगल कितना था, दोनों सेम ही है तो एंगल 0, तो cos 0 की वैल्यू भी 1, तो पूरा डॉट प्रोडक्ट कितना जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप सोच सकते हैं मैंने इतना दूर क्यों लिखा, बताता हूं। आई में कुछ खास बात थोड़ी है, सेम काम अगर आप J के लिए करते हैं, आप J का वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट J के साथ ही निकालते हैं तो सेम कंडीशंस होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर भी 1 आ जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल भी 0 क्योंकि सेम ही वेक्टर है, तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा 1, दोनों इक्वल। और I और J में कुछ खास बात थोड़ी है, सेम चीज अगर आप K के साथ करेंगे, K के साथ स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों के 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और दोनों के बीच का एंगल 0 क्योंकि सेम ही वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो पूरा वैल्यू कितनी आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट की 1। तो अगर ये चीज हुई ठीक है। अब इसी का एक और है, अगर मैं I का डॉट प्रोडक्ट J के साथ फाइंड करूं, I का डॉट प्रोडक्ट J के साथ फाइंड करूं, अब देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों के 1 होंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू भी 1, यहां पर भी 1 आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो I और J के बीच का एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको मैं लिखता हूं 0। अब आप पूछेंगे इतनी दूर क्यों लिखा, उसकी वजह है I J में कुछ खास बात थोड़ी है, अगर मैं J का डॉट प्रोडक्ट K के साथ करता हूं तो वो भी एक्सिस एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो पहले का मैग्नीट्यूड 1 दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये भी किसके इक्वल हो गया 0 के। और इन दोनों में कुछ खास बात थोड़ी है, I और K के बीच का एंगल भी कितना है 90 डिग्री, तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, ठीक हो गई बात। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की, वो क्या क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। क्या मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करने का, कि अगर आप A का डॉट प्रोडक्ट B के साथ निकालते हैं या फिर B का डॉट प्रोडक्ट A के साथ निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा सेम आएगी, होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और होती है हमारे पास, अगर आप दो वेक्टर्स के सम को तीसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, वो पहले के साथ भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर बीच में जो साइन है वो आएगा और फिर वो जाकर दूसरे के साथ भी डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। उसके बाद स्केलर प्रॉपर्टी की और खूबी है, वो क्या है कि अगर आपके पास में किसी वेक्टर का स्केलर के साथ, वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट हुआ है और फिर उसका प्रोडक्ट हुआ है बी के साथ, तो क्या होगा इस तरह से। इसको हम लोग लिख सकते हैं मतलब ये हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं स्केलर के साथ। अब इसकी यहां तक बात हुई, अब एक और बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको दोनों वेक्टर्स भी दे दूं, ये भी दे दिया, ये दे दिया, इनका डॉट प्रोडक्ट दे दूं कि भाई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना है, मैं उनका मैग्नीट्यूड भी दे दूं आपको कि पहले का मैग्नीट्यूड इतना है, दूसरे का मैग्नीट्यूड इतना है, और आपसे पूछ लो कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं? यानी कि अगर मुझे यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कैसे फाइंड करेंगे? वहां से cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि मेरे पास में आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन। अब आपके पास भी चलो अगर हमें मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं हम इस तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड देने की जगह है उन्होंने वेक्टर्स जो है कंपोनेंट फॉर्म में दे दिए। कंपोनेंट फॉर्म में मतलब इस तरह से, दूसरा वेक्टर बी है, अब उसने कहा कि आप इनका जो है डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो कैसे निकालोगे? अब यहां से आप पहले जो इनके मैग्नीट्यूड्स निकालो, फिर इनके बीच का एंगल निकालो, फिर फॉर्मूले में रखो। इसको सोल्व करने का एक दूसरा और एक आसान तरीका भी है। क्या तरीका है? हम पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं और फिर इसको देखेंगे। मैं इसको लिख लेता हूं एज इट इज। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मैं हर एलिमेंट को ब्रैकेट के बाकी के सारे कंपोनेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। मेरे पास में क्या बचेगा? पहले मैं इस वाले को बाकी तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। a1 b1 i डॉट प्रोडक्ट i के साथ प्लस a1 b2 i डॉट प्रोडक्ट j, फिर a1 b3 i डॉट प्रोडक्ट k। अब सेकंड वाले को करते हैं सबके साथ डॉट प्रोडक्ट a2 b1 j डॉट प्रोडक्ट i प्लस a2 b2 j डॉट प्रोडक्ट j प्लस a2 b3 j डॉट प्रोडक्ट k। फिर अब तीसरे वाले को करते हैं बाकी तीनों के साथ। ये मेरे पास में आएगा प्लस a3 b1 k डॉट प्रोडक्ट i प्लस a3 b2 k डॉट प्रोडक्ट j प्लस a3 b3 k डॉट प्रोडक्ट k। अब हमने जो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर सेम के साथ यूनिट वेक्टर का हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, और अगर किसी भी दूसरे के साथ करते हैं i का j या k के साथ किया या j का k और बाकी मतलब वो अलग वाले
देखिए यहाँ पर आई डॉट आई था, सेम थे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो मैंने लिख दिया a1 प्लस a1 b1, ठीक है। अब उसके बाद में ये था i मल्टीप्लाई j, अलग है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, i मल्टीप्लाई j की 0, तो ये वाला हट जाएगा। फिर i मल्टीप्लाई k अलग वाला है, ये वाला भी हट जाएगा। फिर j मल्टीप्लाई i, अलग अलग है j और i, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो अपने फॉर्मूले से जहां से हमने चेक किया उससे ये भी 0 हो जाएगा। फिर j डॉट प्रोडक्ट j, सेम वालों में कितना आता है 1, तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे प्लस a2 b2। फिर इसी तरह से j मल्टीप्लाई के अलग अलग है तो 0, नीचे वाली प्रॉपर्टी से k मल्टीप्लाई i अलग अलग है तो 0, k मल्टीप्लाई j अलग अलग है तो 0, k मल्टीप्लाई k सेम है और सेम वालों में वैल्यू आती है 1, तो उसका मैं कोएफिशिएंट लिख लूंगा a3 b3। अब आपको हर बार इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में a b की वैल्यू दी हुई है कंपोनेंट फॉर्म में, तो आप सीधा सीधा उसका स्केलर प्रोडक्ट इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने के तरीके हो गए, एक तो ये वाला कि अगर उनका मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हो बीच का तो हम ये वाला तरीका यूज करेंगे, और अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो हम ये वाला तरीका यूज करेंगे। हमारे पास में दो तरीके हो गए स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने के और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्शन वर्ड से सीधा सीधा जो समझ में आता है लेमन लैंग्वेज में होता है परछाई। अब परछाई का यहाँ पर क्या मतलब है देखते हैं। मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी धरती हो गई, ठीक है। अब मैंने इसके एक पॉइंट पर एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर को कह देते हैं अभी वेक्टर ए बी, और यहां पर मेरे पास में बना हुआ है ये मेरे पास में मिल गया सन। अब अगर वेक्टर ये कोई हम फिजिकल ऑब्जेक्ट मान लिया है ना, तो ऊपर से जब परछाई पड़ेगी तो क्या होगा, तो बिल्कुल अगर दोपहर के 12 बजे हुए हैं, ठीक है, 12 बजे ऊपर से परछाई पड़ रही है बिल्कुल, तो क्या होगा मेरे पास में ये 90 डिग्री बनाते हुए मेरे पास में इस वेक्टर की एक परछाई मिल जाएगी, ठीक है, आसान चीज है। इसको पॉइंट सी दे देंगे। अब इस परछाई जो जमीन पर बन रही है और इस वेक्टर के बीच में कुछ एंगल भी रहा होगा, अभी हम उस एंगल को थीटा लिख लेते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगानी हो और रिलेशन फाइंड करना हो तीन चीजों के बीच में, तो मेरे पास में आएगा cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो वेक्टर है AC नीचे वाला परछाई वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना लंबा है, वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इस वेक्टर की लेंथ यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये आ गया मेरे पास में, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे सिंपलीफाई करके प्रोजेक्शन निकालना हो, प्रोजेक्शन मतलब ये लेंथ वेक्टर AC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास में कितना आएगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आएगा वेक्टर AB cos थीटा, ठीक है। अगर इस वेक्टर को मैं कोई नाम दे दूं वेक्टर A, तो प्रोजेक्शन कितना बन जाएगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब मैं इस इक्वेशन को भी साइड में रखते इसको संभाल कर रखते, इसका आगे जरूरत पड़ेगी। अब मैं इधर आपसे कह रहा हूं कि अब लाइन की जगह है, जरूरी थोड़ी है हमारा जो है प्लेन फर्श पर खड़े होते हैं, यहाँ पर परछाई पड़ रही है, हो सकता है वहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट की यहाँ पर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक कोई दूसरा वेक्टर है और उस वेक्टर का नाम है वेक्टर B, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं इस वेक्टर A की वेक्टर B पर परछाई पड़ रही है, वो प्रोजेक्शन कितना है ना, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट। अब एंगल तो दोनों के बीच का थीटा रहेगा, यहां से मुझे क्योंकि cos थीटा नजर आ रहा है तो मैंने क्या किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। क्या होगा उससे, मेरे पास में आ जाएगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय
cos थीटा। अब कहोगे इससे क्या फायदा हुआ? मैं कहा देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और cos थीटा तो मेरे पास है, क्या होगा, मैं इसको उठा कर ले आता हूं इधर, दोनों को तरफ डिवाइड कर देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, तो मेरे पास बनेगा वेक्टर ऑफ ए, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बी, और यहां पर क्या बच जाएगा मेरे पास में, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। और ये किसके इक्वल है? ये मेरा प्रोजेक्शन है, तो यहां से मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूं, ये मेरा प्रोजेक्शन आ जाएगा। अब उसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि बी दोनों एक साथ है, और तो ए को तो पहले लिख लेता हूं मैं एज इट इज, ठीक है। अब ये देखिए वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाता है, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन में मेरे पास में आ जाएगा यूनिट वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बी कैप से। तो अगर ये आया क्या मेरे पास, ये मेरे पास में है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब ये डब्बा बंद कर देते हैं, यानी कि अगर मैं आपको दो वेक्टर देगा कि भाई एक वेक्टर बी है और उसके बाद दूसरा वेक्टर ए जा रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, आप वेक्टर ए तो दिया है, वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, जो हमें आता है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे, एक नया वेक्टर आ जाएगा यूनिट वेक्टर, और फिर उन दोनों का आप कर देंगे स्केलर प्रोडक्ट, और उससे आपके पास में जो है उसका जो प्रोजेक्शन है, कितनी लंबी परछाई आएगी वो आपके पास में आ जाएगी। ये हमारे पास में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हुआ। अब इसके बाद प्रोजेक्शन की सी एप्लीकेशन कहां पर, जैसे परछाई हम रियल लाइफ में देखते हैं, बड़ी आसानी से देखते हैं ना। अब यहां पर आपके पास में जो है ये जो है ये वेक्टर वाला अपना जो स्केलर प्रोडक्ट था, उसकी ये बहुत ही बढ़िया हमारे पास में एप्लीकेशन है जहां पर हम उसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं ना। अब सोलर पैनल भाई सन के रिस्पेक्ट में कहां पर परछाई पड़ रही है, कितनी परछाई पड़ रही है, उन चीजों को देखा जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा जो कंप्यूटर एनिमेशंस होते हैं उसमें अगर ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई सन है कंप्यूटर मूवी के अंदर, कार्टून मूवी के अंदर, तो हर कार्टून की परछाई पड़ती है। अब एक एक कार्टून के अलग अलग परछाई बनाने नहीं बैठा जाता, वहां पर सिंपल ऑपरेशंस डाले जाते हैं, वहां पर कुछ इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास में बेसिक सा जो है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ अदर वेक्टर